रेलवे स्टेशन पर भूतिया दुल्हन। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे। रामलाल चैन की नींद में बिस्तर के ऊपर सो रहा था और तभी पूनम डरते हुए दबे पांव अपना सामान एक बैग में पैक करके घर के बाहर धीरे धीरे निकाल रही थी। घर के बाहर आते ही पूनम ने देखा कि अभी तो बाहर बहुत अंधेरा है और पूरा गांव गहरी नींद में सोया हुआ है। और फिर वह धीरे धीरे गांव के बाहर की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पर वह देखती है कि उसका प्रेमी गोपाल मोटरसाइकिल लेकर पहले से ही खड़ा हुआ है। पूनम गोपाल के पास पहुंचकर झट से मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ जाती है। गोपाल भी बिना समय गंवाए जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करता है और वहां से पूनम को लेकर निकल जाता है। गोपाल अपनी मोटरसाइकिल को लेकर रामपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है और दोनों स्टेशन पर पहुंचकर खड़े होकर अपनी आने वाली रेलगाड़ी का इंतजार करने लगते हैं। देखो जी, मैं तो कहती हूँ कि जैसे ही हमारी रेलगाड़ी आती है तो हम लोग जल्दी से उसमें बैठ जाएंगे और यहाँ से निकल चलेंगे और फिर कोई भी गांव का आदमी हम लोगों को पकड़ नहीं पाएगा। पूनम, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। जैसे ही हमारी रेलगाड़ी आएगी हम लोग उसमें बैठकर यहाँ से रफू चक्कर हो लेंगे। लेकिन एक बात बताओ, तुमने सारा सामान अच्छे से बैग में पैक कर लिया है ना? क्योंकि हम लोगों को अब लौट कर इस गांव नहीं आना है, क्योंकि गांव वालों ने अगर हमको पकड़ लिया तो हमारा कचूमर बना देंगे। गोपाल, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सारा सामान अच्छे से पैक कर लिया है और अब बस हमारी रेलगाड़ी आ जाए। गोपाल और पूनम आपस में बात कर ही रहे होते हैं और फिर तभी उनकी तरफ एक लाल साड़ी में चुड़ैल सी दिखने वाली औरत उनकी तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही होती है। चुड़ैल, भागो यहाँ से। चुड़ैल को देखकर गोपाल और पूनम डर जाते हैं और फिर तभी पूनम डरते हुए उस चुड़ैल से कहती है, कौन हो तुम? चली जाओ यहाँ से। हम लोगों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है। जो कुछ भी बिगाड़ा है मेरा इसने बिगाड़ा है और सारी मर्द जात ने बिगाड़ा है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, तुम झूठ कह रही हो। इसने कुछ भी नहीं किया है। यह तो मेरा होने वाला पति है। मेरी इससे शादी होने वाली है। शादी? ये शादी तो तब होगी जब ये जिंदा बचेगा। इतना कहने के बाद उस चुड़ैल ने एक चाकू से गोपाल के सीने पर कई बार किया, जिस वजह से उसे बहुत तेज खून बहने लगा और वह बेहोश होकर वहीं पर गिर जाता है। पूनम यह देखकर बहुत जोरों से रोने लगती है। यह तुमने क्या किया? तुमने मेरे होने वाले पति को मार दिया। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? वह तुम्हारा होने वाला पति नहीं, वह एक धोखेबाज आदमी है। वह तुम्हें धोखा देता और इससे पहले कि वह तुमने धोखा देता, मैंने उसे जान से मार दिया। हर मर्द को से मार दूंगी। हर मर्द बेवफा होता है। इतना कहने के बाद वह चुड़ैल वहां से जाने लगती है और पूनम अपने गोपाल को देखकर जोर जोर से रोने लगती है। और फिर अगली सुबह रेलवे स्टेशन पर एक और लाश मिलती है और उसकी मौत का राज किसी को भी पता नहीं होता है। और फिर 2 दिन बाद इस रेलवे स्टेशन पर विवेक, तुम्हें तो पता है ना कि मैंने तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ दिया है। अब सब कुछ मेरा तुम ही हो। हाँ तारा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुमने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया है, तो अब तुम्हें आगे से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे होते हुए तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए इस दुनिया से अकेले लड़ जाऊंगा। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ विवेक, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। हाँ तारा, हम लोग आज की इस रेलगाड़ी में बैठकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे, जहाँ हम लोगों को कोई परेशान ना कर सके और अपनी आगे की जिंदगी आराम से बिताएंगे। विवेक और तारा बैठकर अभी आपस में बात कर ही रहे होते हैं। तभी अचानक वहां पर न जाने कहां से वह लाल साड़ी वाली चुड़ैल फिर से वहां आ जाती है। धोखेबाज, तुम फिर से आ गए। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई? और जबान संभाल कर बात करो।
तुम ये किसके बारे में बात कर रही हो? मैं तुझे बचाने आई हूँ। बेवकूफ लड़की, ये आदमी तुझे धोखा देगा। मैं इस धोखेबाज को आज नहीं छोड़ूंगी। चली जाओ यहाँ से। मैं कोई धोखेबाज नहीं हूँ। मैं विवेक हूँ और मैं तारा से बहुत प्रेम करता हूँ। उसी से शादी भी करूँगा। तुम धोखेबाज हो। तुम इस लड़की की मेरी तरह जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इतना कहने के बाद फिर वह लाल साड़ी वाली चुड़ैल विवेक के ऊपर चाकू से कई वार करती है और विवेक बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है। विवेक को जख्मी देखकर तारा जोर जोर से रोने लगती है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमारी क्या गलती थी? हम लोग तो शादी करने वाले थे। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। यह धोखेबाज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। नहीं, ये धोखेबाज नहीं है, ये मेरा होने वाला पति है। तुम ये क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे सच सच बताओ। ऐसी बात है तो मैं तुझे आज सच सच बता ही देता हूँ। तो सुन ए लड़की, आज से 10 साल पहले मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई थी। मैं कॉलेज में पढ़ती थी और मेरा एक प्रेमी था। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और हम लोगों ने शादी करने की सोची थी, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। तो हम दोनों ने भागकर शादी करने का फ़ैसला किया और फिर रात को मैंने अपना पूरा सामान बैग में पैक किया और इसी रेलवे स्टेशन पर आ गई। और मेरा प्रेमी राहुल भी इसी रेलवे स्टेशन पर आने वाला था, लेकिन बहुत देर हो गई, वह नहीं आया। मैं उसका इंतज़ार करती रही, यहाँ तक कि इंतज़ार करते करते सुबह हो गई, लेकिन वह फिर भी नहीं आया। तब मुझे पता चला कि उसने मुझे धोखा दिया है और वह धोखेबाज है। अब मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बची थी, इसलिए मैंने रेलगाड़ी के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। और फिर उस दिन से मैं समझ गई कि सारे मर्द बेवफा होते हैं और मैं उनसे बदला लेती हूँ। तुम्हारी कहानी सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम इस तरह बेगुनाहों की जान नहीं ले सकती हो। किसी एक की सजा हर कोई नहीं भुगत सकता है। यह गलत बात है। चुड़ैल और तारा की बातें सुनकर पीछे से एक आदमी उनके पास आता है। नहीं प्रिया, तुम यह गलत कर रही हो। इस तरह किसी बेकसूर की जान तुम नहीं ले सकती हो। तुम्हें तो पूरी कहानी पता ही नहीं है। तुम राहुल हो धोखेबाज। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। प्रिया, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो कि मैं क्यों नहीं आ पाया था। उस रात को घर वालों ने मुझे बहुत मारा था और मुझे कमरे में बंद कर दिया था। लेकिन सुबह होते ही मैं जैसे तैसे वहां से भागकर रेलवे स्टेशन पर आया तो तुम मुझे वहां नहीं दिखाई दी। तो मुझे लगा कि तुम शायद नहीं आई थी, तो मैं घर को वापस लौट गया। लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार आज भी कर रहा हूं कि तुम आओगी और मेरे साथ शादी करोगी। इसलिए मैंने आज तक शादी नहीं की। जब मैंने तुम्हारी कहानी सुनी तो आज मुझे पता चला कि तुम अभी तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आई। मुझे माफ़ कर दो राहुल, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है। मुझे लगा कि तुम धोखेबाज हो, इसलिए मैंने जब भी किसी आदमी को किसी लड़की के साथ जाते हुए देखा तो मुझे लगा कि वह भी तुम्हारी तरह ही धोखेबाज है। इसलिए मैंने ना जाने कितने लोगों की जान ले ली है। अब मुझे मुक्त कर दो। अब मैं और भटकना नहीं चाहती हूँ। मैं तुम्हारे हाथों से ही मुक्ति चाहती हूँ। और फिर राहुल ने तुलसी की पत्तियों से लगी हुई एक टहनी के ऊपर मंत्र पढ़कर प्रिया की आत्मा को मारे, जिससे प्रिया की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह वहां से हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर उस दिन से रामपुर रेलवे स्टेशन पर किसी की भी हत्या नहीं होती है।